जो कि पीछे की 2 क्लास हो चुकी है। आज क्लास नंबर 3 करेंगे, जिसमें 2 पार्ट हो चुके हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के। और हम देखेंगे आज कौन कौन सी बची हुई इसमें से टॉपिक बचा हुआ है वो आगे कंप्लीट करेंगे। और वैसे भी आज धूप निकली हुई है और हमारे यहाँ बहुत ठंडी थी, तो 2 दिन क्लास थोड़ी कल डाल नहीं पाई थी, लेकिन आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और सिलेबस को देखते हुए हम बहुत अच्छे तरीके से इन क्लासों को करेंगे और जल्दी जल्दी इन क्लासों को करके इसके बाद में रिवीजन शुरू करेंगे, जो आपको अलग फॉर्मेट में मिलेगा। और देख सकते हैं आज की क्लास में कितना इम्पोर्टेंट तथ्य डाला गया है। उसी तरह जो पीछे 2 क्लासें हुई है उसी में भी यही कंटेंट है। ठीक है, आप कंटिन्यू उस क्लास से बने रहिए। कल हमने कौन सा टॉपिक कहाँ तक किया था देखें जल्द ही, और इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और कॉन्सेप्ट पूरा करवाया जाएगा। कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं हमारी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में, तो देखें। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक यहाँ भी हो गया था। चलिए आगे देखते हैं कहाँ। ये भी नहीं, आगे देखें। शोरसेनी हो गया था, महाराष्ट्री अर्धमागधी यहाँ हो गया था। अभी बचा हमारा मागधी। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। अब मागधी भाषा के बारे में जानकारी लेंगे। मागधी भाषा जो कि हमारे ऊपर पॉइंट में हो गई है अर्धमागधी, और ये भाषाएं हो गई है अर्धमागधी हो गई है, महाराष्ट्री हो गई है और पेशाची, इसके बाद में शोरसेनी। तो अभी बची है हमारी, ये देखो पॉइंट। अभी इनमें से 5वां नंबर बचा है मागधी भाषा। अब मागधी भाषा के बारे में जानेंगे, कौन कौन से कहाँ किस तरह विस्तार फैला हुआ है और कहाँ कौन सी रचनाएं हुई है, किस प्रकार से इसमें साहित्य रचा गया, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की क्लास नंबर 3 आज शुरू करते हैं। मागधी भाषा। मागधी भाषा सॉरी, एक बार रुकिए। थोड़ा सा सही कर लें एक बार। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मागधी भाषा। मागधी भाषा का विस्तार कहाँ तक है? मगध के आसपास की भाषा मागधी भाषा कहलाती है। और यह वररुचि तथा मार्कंडेय जी ने इसका उद्गम शोरसेनी से बताया है। कहाँ से बताया है? शोरसेनी से। मागधी का उद्गम विकास कहाँ से माना गया? शोरसेनी से। लंका में पाली को ही मागधी कहा जाता है। मागधी का प्रयोग संस्कृत नाटकों में निम्न पात्रों द्वारा हुआ। क्या है? मार्कंडेय जी ने और वररुचि जी ने लिखा है कि शोरसेनी का उद्गम से मागधी का जो विस्तार बताया है, और लंका में पाली को ही मागधी कहा जाता था। मागधी का प्रयोग संस्कृत नाटकों में निम्न पात्रों द्वारा हुआ। मागधी का प्रयोग कहाँ हुआ है? संस्कृत नाटकों में और कालिदास के नाटकों में और तथा कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम में मागधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? कालिदास के नाटकों में भी हुआ है और शूद्रक के मृच्छकटिकम में मागधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इनमें प्रयोग देखने को मिलता है। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को ही मागधी कहा गया। भारत के नाट्य शास्त्र के अनुसार यह अंतःपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा थी। क्या थी? दोबारा देखें। अश्वपालक। भारत के नाट्य शास्त्र के अनुसार अंतःपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा थी। मार्कंडेय जी के अनुसार भिक्षु, सपणक
राक्षस, चेट आदि मागधी बोलते थे। क्या बोलते थे? मागधी भाषा का प्रयोग हमने देख लिया है। मागधी भाषा जिसमें कालिदास के नाटकों का प्रयोग हुआ है। शूद्रक के मृच्छ कटिकम में ये रचनाएं यहाँ से देखने को मिल सकती है। यहाँ से कालिदास के नाटकों देखिए, यहाँ से कालिदास के नाटकों में शूद्रक के मृच्छ कटिकम में मागधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ें। इसके जातीय रूप, इनके जातीय रूप कौन कौन से? इस भाषा के जातीय रूप कौन कौन से हैं? वाहिलकी, ढक्की, साबरी, चंडाली, ये मुख्य इनकी भाषाएं हैं और ये है इसे जातीय रूप में माना गया है। इससे उपबोली कौन सी उत्पन्न हुई? साकरी, असमी विकसित हुई है। इनसे उपबोलियां विकसित हुई है। और इनका प्राचीनतम नाटक कौन सा है? प्राचीनतम रूप, इसका प्राचीनतम रूप असव घोष के नाटकों से प्राप्त होता है। किससे? असव घोष के नाटकों से प्राप्त होता है। मागधी भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ देखने को मिलता है? असव घोष के नाटकों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? असव घोष के नाटकों में देखने को मिलता है। असव घोष के नाटकों में देखने को मिलता है। मागधी भाषा का प्रयोग वैसे कालिदास हो गए और शूद्रक के नाटकों में भी इनकी रचनाओं में भी भाषा के रूप को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। अब प्राकृत भाषा की विशेषताएं देखेंगे। प्राकृत भाषा की विशेषताएं, प्राकृत भाषाओं की विशेषताएं। प्राकृत नंबर 1 देखें। प्राकृत भी संस्कृत के तुल्य श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अब प्राकृत की भाषाओं को हम जानेंगे, इनमें से क्वेश्चन बनता है, कई बार भी बना है। ठीक है, प्राकृत भी संस्कृत के तुल्य श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। नंबर 2, शब्द रूपों, धातु रूपों की संख्या कम हो गई है। इसमें शब्द रूपों, धातु रूपों की संख्या कम हो गई है। चलिए अगला पॉइंट देखें। भाषा संयोगात्मक से व्योगात्मक की ओर अग्रसर हुई है। भाषा संयोगात्मक रूप से भी है, व्योग रूप में भी है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखें, पॉइंट 4 देखें। कौन सा? पॉइंट 4, चतुर्थ विभक्ति का अभाव हो गया या चतुर्थी विभक्ति का अभाव हो गया है। लंग, लिट, लुन लंकारों का अभाव हुआ है। द्विवचन तथा आत्मनेपद का भी अभाव हुआ है। और देखें, कुछ प्राचीन ध्वनियों का अभाव हो गया है। स्वरों में री, लरी, ले, ए, ओ, ये इस प्रकार की ध्वनियों का अभाव हो गया है स्वरों में। व्यंजनों में य, से, विसर्ग। मागधी में य, से है, से नहीं है, ये मुख्य माना गया है। इसको समझते हैं। कुछ प्राचीन ध्वनियों का अभाव इसमें हो गया है। स्वरों में री, बड़ी री, लरी, ले और ए, ऐ, ए, औ, ये इस प्रकार के स्वरों को इसमें अभाव माना गया है। व्यंजनों में ये से, विसर्ग, इस प्रकार से इनका अभाव देखने को मिला है। मागधी में ये से की जगह ये से हैं और से नहीं है। मागधी में से नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलाघात स्वर हो गए हैं। बलाघात स्वर हो गए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखें। पॉइंट 9 पॉइंट देखें। तद्भव शब्दों की संख्या अधिक है और तत्सम शब्द इस भाषा में देखने को कम मिलते हैं, प्राकृत भाषा में। ठीक है, अभी आती है परकालीन प्राकृत अपभ्रंश। इसका सविस्तार से देखेंगे। परकालीन प्राकृत अपभ्रंश मुख्य रूप से इनको देखेंगे।
कौन सी भाषा को देखेंगे? प्रकालीन या अपभ्रंश। भाषा का विस्तार कहाँ, समय कौन सा माना गया है? 500 से 1000 ईस्वी। कौन सा समय माना गया है? 500 से 1000 ईस्वी इनका इस भाषा का समय माना गया है। यह मध्य भारतीय आर्य भाषा के विकास का अंतिम सोपान है। यह उससे पहले पाली हुई और प्राकृत भाषा हुई। पाली का हमने विस्तार से पढ़ लिया और प्राकृत भाषा का भी हमने विस्तार से उनकी विशेषताओं को यहाँ देख लिया है। ये देखें, यहाँ तक देख लिया है पाली, प्राकृत। और अभी तीसरी अवस्था कौन सी हुई है? हमारी हुई है तीसरी अवस्था प्रकालीन या अपभ्रंश रूप देख सकते हैं। अपभ्रंश भाषा को हम पढ़ेंगे। प्रकालीन, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका समय है 500। इसका समय है 500 से 1000 ईस्वी अब तक माना गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट देखें इसके, कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक इनके साहित्य में रचना हुई है। ठीक है, यह मध्य भारतीय आर्य भाषा के विकास का अंतिम सोपान है। यह मध्य भारतीय आर्य भाषा का, आर्यों की भाषा हुई, इनका आर्य भाषा का अंतिम सोपान है। चलिए आगे देखें। अपभ्रंश मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानी गई है। अपभ्रंश मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानी गई है। अपभ्रंश अंतिम सीमा अवट भाषा है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पीछे PYQ में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अभी देखें। जैसे संस्कृत को साहित्यिक रूप में व्याकरण वृद्ध कर देने पर जन भाषा ने प्राकृत का रूप धारण कर किया, वैसे ही प्राकृत को साहित्यिक रूप में नियमित कर देने पर जन भाषा ने अपभ्रंश का रूप धारण किया। अपभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ रूप। जैसे संस्कृत को साहित्यिक रूप में व्याकरणबद्ध कर देने पर जन भाषा ने प्राकृत का रूप धारण किया, वैसे ही प्राकृत की साहित्यिक रूप नियमबद्ध कर देने की भाषा अपभ्रंश रूप धारण कर लिया है। अपभ्रंश का अर्थ हुआ है गिरा हुआ और बिगड़ा हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए पॉइंट। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न कालों में अपशब्द, विभाषा, लोक भाषा, शिष्ट भाषा, साहित्यिक एवं साहित्यिक भाषा के अर्थों में किया गया। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न कालों में अपशब्द, विभाषा, लोक भाषा, शिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा के अर्थों में किया गया है। ये मुख्य रूप से देखा जा सकता है इस भाषा में कि कहाँ तक माना गया है। अभी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी क्या लिखते हैं? अपभ्रंश का जन्म काल क्या माना? 700 ईसा पूर्व माना। 700 ईसा पूर्व माना गया। 700 ईस्वी माना गया। 700 ईस्वी माना गया। कितना माना है? 700 ईस्वी माना है। उदय नारायण तिवारी जी ने अपभ्रंश भाषा का जन्म समय क्या माना है? 700 ईस्वी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या लिखा? अपभ्रंश का जन्म समय 500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अभी प्राकृत पेंगलम में भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी में माना गया। कौन सी 6ठी शताब्दी में यहाँ माना गया है? प्राकृत पेंगलम में भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी में माना गया। अभी अगला पॉइंट देखें।
छठी सदी में आचार्य भामह ने संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश का प्रयोग करते हुए इसे काव्य उपयोगी बताया गया। अपभ्रंश भाषा को क्या काव्य के लिए उपयोगी माना गया। ये किसने कहा? भामह ने संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश का प्रयोग करते हुए इसे काव्य उपयोगी बताया है। किस कवि ने माना? भामह जी ने, आचार्य भामह जी ने। भामह जी जो कि काव्य शास्त्र के प्रख्यात विख्याता थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट रहता है हमारा छठी सती में बल्लभ नरेश दारसेन द्वितीय के ताम्र लेख में 3 भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का उल्लेख हुआ है। किन किन भाषाओं का उल्लेख हुआ है? संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश। किनके शिलालेख में? छठी सती के बल्लभ दारसेन नरेश दारसेन द्वितीय के ताम्र लेख में इन भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए और अपने नोट्स के अंदर उतारिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ से मुख्य बातें, यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें हैं और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को क्या कहा है? विभ्रष्ट कहा है। क्या कहा है? विभ्रष्ट भाषा कहा। ठीक है, चलिए अगला। ये तथ्य इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बनते हैं और इसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ से जैसे वन लाइनर कथन कारण और पूछे जाते हैं। वन ABCD दे दिया ऑप्शन, उसके अंदर ABC कौन सा है, ABDC कौन सा, ये इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अपभ्रंश के भेद। अब अपभ्रंश के हम भेद देखते हैं। भेद कौन कौन से रहे हैं? रुद्रट काव्य अलंकार के टीकाकार नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से भेद बताए हैं? नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए। कौन कौन से बताए हैं? उपनागर, आभीर, ग्राम्य। ये मुख्य 3 भेद माने गए हैं इसके। काव्य अलंकार के टीकाकार में नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए। ये भी तथ्य इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट माना गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप ये भी नोटबुक में उतारें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। मार्कंडेय जी ने प्राकृत सरस्वत के अनुसार मुख्य रूप माने हैं। नागर गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राचड सिंध बोली। ये मुख्य रूप मार्कंडेय जी ने बताए हैं। अगला पॉइंट। पुरुषोत्तम जी के अनुसार, जो कि हमारी अपभ्रंश है उसके बारे में, अपभ्रंश भाषा है उसके बारे में। तो यहाँ देखें, पुरुषोत्तम जी के अनुसार इसमें क्या लिखा गया है? इसमें नागर, उपनागर, ब्राचड, प्राचाल, बेदरबी, लाटी, ओड़ी, केकय, टक, गोड़ी, बर्बर, कुंतल, पांडे, शीला। ये मुख्य बातें हैं, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है पुरुषोत्तम जी के अनुसार मुख्य बातें बताएं, जो अपभ्रंश के बारे में उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। ठीक है, चलिए। डॉक्टर यकोबी ने संत कुमार च्रियु में लिखा है, उसके अनुसार कहा है डॉक्टर याकोबी ने। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन से रूप माने? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ये इनके रूप माने इस भाषा की। आगे देखिए पॉइंट। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के अनुसार इसमें पूर्वी और पश्चिमी 2 रूप माने हैं। डॉक्टर तगारे ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश बुक में के अनुसार पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, दक्षिणी ये मुख्य रूप माने हैं किस भाषा के? अपभ्रंश के।
अभी देखें आगे पॉइंट। क्षेत्रीय दृष्टि से अपभ्रंश के 6 भेद माने गए। कौन कौन से भेद हैं? क्षेत्रीय दृष्टि से अपभ्रंश के कौन से भेद हैं, ये देखते हैं। कौन कौन से भेद हैं? सोरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़, पेशाची भाषा। तो ये क्षेत्रीय दृष्टि से अपभ्रंश के 6 भेद माने गए। यहाँ से पूरा मैटर शुरू होता है। ठीक है, आगे का टॉपिक यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो भाषाओं के बारे में सोरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़, पेशाची, इससे भाषा का विस्तार माना गया है। अभी परिभाषा को देखें। किसके अनुसार, किन के अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, जो कि हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के विख्याता हैं। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और यह है इम्पोर्टेंट है। महाभाष्य पतंजलि के अनुसार महाभाष्य पतंजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। बाणभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा। क्या कहा? ग्राम भाषा कहा। बाणभट्ट जी और आचार्य हेमचंद्र जी ने इस भाषा को ग्राम भाषा कहा। और महाभाष्य पतंजलि के संस्कृत मानक के शब्दों से भिन्न या भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। ठीक है, चलिए अगला देखें पॉइंट। अगला पॉइंट है आचार्य दंडी ने अभिरादी की भाषा कहा। डॉक्टर आचार्य दंडी ने क्या माना है? आचार्य दंडी ने अबीरों की भाषा बोलते हैं जैसे अभिरादी का भाषा कहा है। किसको? अपभ्रंश को। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे प्राकृत का ही प्रवर्ती रूप माना। ये भी इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक कड़ी कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन। जैसे मैं इस क्लास के अंदर आपको अच्छी अच्छी बातें जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछने योग्य हैं उनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और वहीं से क्वेश्चन बनता है। ये हमारा विश्वास है कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अपभ्रंश के अन्य नाम क्या हैं? अवट, अवंश, अभिरोक्ति, दोहा, अवथ्य, दूहा, ग्राम भाषा, आभिरी, ये इस भाषा के मुख्य नाम हैं। इसको भी नोट डाउन करिए। अपभ्रंश रचनाएं कौन कौन सी हुई है? पौमचरियु स्वयंभू द्वारा रचित हैं। महापुराण पुष्पदंत जी द्वारा रचित हैं। ठीक है, पौमचरियु, महापुराण, क्रम लगाना आ जाता है कई बार रचनों का, देख लीजिएगा, क्रम आ जाता है यहाँ से। पौमचरियु स्वयंभू जी की PYQ के अंदर भी बहुत बार इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महापुराण पुष्पदंत जी की। आगे रचना देखें। जस हर चरियु पुष्पदंत जी की। कीर्तिलता और कीर्ति पताका देखने को मिली है विद्यापति जी की, जो कि एक और रचना इनकी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी विद्यापति जी की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी की है। और पाउडा दोहा मुनीराम सिंह की है। और परमात्म प्रकाश योगसार योगिंदु सवय धम दोहा देवसेन की। चरचरी उपदेश रसायन रास जिंदतसुरी। भविष्यत कहा धनपाल जी की। भविष्यत कहा चर्यापद दोहे शब्दानुशासन। ये पूछ लिया जाता है, ये हेमचंद्र जी के द्वारा रचित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कर्म लगाना
आ जाता है, क्रम में पूछ लिया जाता है, रचनाओं को पूछा जाता है, रचनाएं डालकर इनके कवियों का नाम पूछा जाता है। ठीक है। आदि संग्रह हिंदी काव्य धारा पंडित राहुल साकेतियायन अपभ्रंश काव्यों की अपभ्रंश की विशेषताएं बताई गई है। यहाँ अपभ्रंश की विशेषताएं मुख्य हैं। ठीक है। अपभ्रंश की विशेषताएं देख सकते हैं। अपभ्रंश की विशेषताएं भाषा श्लिष्ट योगात्मक से व्योगात्मक होने लगी। प्राकृत के सभी व्यंजन स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ अपभ्रंश में है। प्राकृत के जो सभी स्वर हैं और व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो सभी अपभ्रंश में है। आगे पॉइंट देखें। वैदिक संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलाघात स्वर हो गया। स और स का प्राय लोप हो गया। नपुंसकलिंग शब्द समाप्त हो गए। द्विवचन का पूर्णतः अभाव हो गया। धातु रूपों में आत्मन्य पद का अभाव हो गया। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। मुख्य बात कई बार पूछ ली जाती है, स का लोप प्राय किस भाषा में देखने को मिलता है, तो अपभ्रंश में। और जो पीछे भाषा गई है, हमारी पीछे भाषा हुई, उसके अंदर ये स लोप देखने को मिला। जो प्राकृत भाषा उसमें इस स का लोप माना गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है धातु रूपों में आत्मनेय पद का अभाव माना गया। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया था ना। अभी देखे वाक्यों में पद क्रम निश्चित हो गया। इससे विभक्ति लोपजन्य अस्पष्टता कुछ कम हो गई। द्रविड़ और विदेशी भाषा के बहुत से शब्द भी आए। किन भाषाओं के? द्रविड़ और विदेशी भाषा के शब्द भी आए इस भाषा में। और भाषा अपभ्रंश से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट है शब्द भंडार की दृष्टि से अपभ्रंश में तद्भव और देशज शब्दों की संख्या में वृद्धि हुई। शब्द भंडार की दृष्टि से अपभ्रंश में तद्भव और देशज शब्दों की संख्या वृद्धि हुई। कारक के रूप संस्कृत के 24 के स्थान पर केवल 6 रह गए और अपभ्रंश की प्रवृत्ति उकार बहुला थी। जैसे एक को क्या बोला जाता था? अक्कू। उकार ऊ की ध्वनि इसके अंदर आई। कारण कारणु, अंग अंगू। जैसे अपभ्रंश की प्रवृत्ति ऊ की बहुला उकार बहुला भाषा थी। एक को अक्कू, कारण कारणु, अंग को अंगू। जैसे ऊ की मात्रा हो जाती है। अभी आगे पॉइंट देखें। विशेषताएं हैं, इनकी ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अपभ्रंश में अंतिम स्वर के हर्षव होने की प्रवृत्ति बढ़ गई। क्या? अपभ्रंश के अंतिम स्वर के हर्षव होने की प्रवृत्ति बढ़ गई। यथा कीटक, कीड़, गर्भिणी, गंभीणी। ये मुख्य इसके नाम देखे जा सकते हैं। इनको ये बोला जाता था। कीटक को कीड़, गर्भिणी को गंभीणी, इस प्रकार से बोला जाता है। आगे पॉइंट देखें। अपभ्रंश में व का बै, अक्षय का क और कक्ष या चष्ट हो गया। यथा वचन को बयन। जैसे व के स्थान पर यहाँ बै हो जाना। ठीक है। अक्षय के स्थान पर अक्षय के स्थान पर छह हो जाना। ठीक है। क आधा लिखना, ख ये हो जाता है इसका रूप। यथा वचन को बयन, पक्षी को पक्षी, पक्षी, पक्षी। इस प्रकार से ये दो रूप इस भाषा में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला पॉइंट। व्यंजनों के द्वित्व की प्रवृत्ति जो प्राकृत में अधिक थी, अपभ्रंश में आकर कम हो गई है। दो की जगह एक वर्ण रह गया। तो प्राकृत में क्या है? द्वि शब्दों की ज़्यादा आवृत्ति बार बार थी
इसमें देखी जाती हैं। संस्कृत में 2 शब्द एक जगह लिखे होते, उसकी आवृत्ति ज़्यादा पाई गई और प्राकृत में ज़्यादा थी और अपभ्रंश में ये कम हो गई। 2 की जगह अब एक वर्ण रह गया, जैसे तस्य, तासु, कम, कामु। जैसे पहले तस्य ये था तो ये तासु, इस प्रकार इसमें ये 2 शब्दों की जो प्रवृत्ति है ये खत्म हो गई अपभ्रंश में आकर। ठीक है, आगे देखें। प्राकृत के तुल्य समीकरण, लोप, आगम आदि की प्रवृत्ति बढ़ गई। ये एक बार पढ़ना है, पढ़ लीजिए बस। आगे देखें कौन कौन से हैं। आखिरी पॉइंट है, विभक्तियों के स्थान पर कारक चिन्ह परसर्ग आने लगे, जैसे करण, सौ, संप्रदान में रेसी, अपादान, होंत, संबंध, केर, कर। इस प्रकार से इस भाषा में देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट, अपभ्रंश अवट पुरानी हिंदी का संबंध 700 से 1100 ईस्वी माना गया। यहाँ से ये टॉपिक करेंगे, अपभ्रंश अवट पुरानी हिंदी और का संबंध कब से कब तक माना गया समय, 700 से 1100 माना गया। कई बुक्स में अलग अलग समय माना गया है, लेकिन इस मुख्य इम्पोर्टेंट बुक से हमने उठाया और इसमें 700 से 1100 माना गया है। ठीक है, अभी देखें। अवट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं की योजक कड़ी रही है। इसे संधिकालीन भाषा कह सकते हैं। इसे देसी भाषा भी कहा गया। भाषा विज्ञान के विद्वानों ने अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप अवट से हिंदी का आभास आरंभ माना जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अवट अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषाओं की योजक कड़ी रही। इसे संधिकाल भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधिकालीन भाषा। इसे देसी भाषा भी माना गया और भाषा विद्वानों ने अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप अवट से हिंदी भाषा का आरंभ माना गया। हिंदी भाषा का आरंभ उत्तरवर्ती रूप अवट से माना गया। अवट से हिंदी भाषा का रूप माना गया है। किससे? अवट से। ठीक है, अवट से हिंदी भाषा का रूप माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देख सकते हैं। रामचंद्र जी का कथन क्या है? शुक्ल जी ने कहा है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना गया। प्राकृत की अंतिम अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुआ कहने से अपभ्रंश और प्रचलित काव्य भाषा का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कथन, ये इम्पोर्टेंट कथन है, नोट डाउन। ठीक, चलिए अगला पॉइंट। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? अपभ्रंश के पूर्ववर्ती रूप अवट को ही पुरानी हिंदी का नाम माना गया। अपभ्रंश के अवट रूप में ही पुरानी हिंदी का आविर्भाव माना गया है। वहाँ से पुरानी हिंदी का रूप निकलकर सामने आया। रचनाएं कौन कौन सी हुई इसमें? रचनाएं संदेश रास्क, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो, प्राकृत पेंगलम। इस भाषा में रचनाएं हुई। विद्यापति ने देसी वचन और अवट को एक माना है। देसी वचन और अवट को एक माना है विद्यापति जी ने। देशील बहुना बना सब जन मीठा, तय तेसन जमहो अवट्ठा। ये मुख्य विद्यापति जी का कथन है, इस पंक्ति में देख सकते हैं। अवट शब्द का प्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में मिलता है। कहाँ मिलता है अवट शब्द का प्रयोग? ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर रचना में मिलता है। ठीक है, आगे का हम कल करते हैं। ठीक है, बस क्लास यहीं बंद करेंगे और आगे का पॉइंट
हम कल कर लेंगे बाकी का बचा हुआ, या थोड़ा सा कर दें, थोड़ा करें, ये इतना ही बचा ये कर दें, फिर ठीक है। कल अगली क्लास में दूसरा टॉपिक करेंगे यहाँ से। अभी एक पॉइंट देखें, अवट शब्द का प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में मिलता है, यहाँ तक पढ़ा ना। आरंभिक हिंदी की ध्वनियाँ अधिकांशतः अपभ्रंश अवट के समान ही है। आरंभिक हिंदी की शुरुआती जो हिंदी थी उसकी जो भाषा थी, ध्वनियाँ थी, वह अपभ्रंश और अवट के समान ही है। इनके स्वरों में ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ मिलते हैं। ए, औ अवट में भी थे और जिसका प्रयोग यहाँ कर भी व्यापक हो गया। जैसे हम शब्द देख सकते हैं, बोलें, चखें, चितवें, खावें, आवें, मोर। इस प्रकार से इस भाषाओं का रूप देख सकते हैं। यहाँ ध्वनियाँ और बढ़ गई। अभी पुरानी हिंदी के व्यंजन अवट के समान हैं। स का योग कम मिलता है, इसी प्रकार स के स्थान पर ख पाया जाता है और स के स्थान पर क्या पाया जाता है, ख। और अड़ के स्थान अड़ व ड दो नए व्यंजन विकसित हुए इस भाषा में। आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी के उदाहरण देख सकते हैं। भी पुरानी हिंदी में जो व्यंजन अवट के समान थे वह स का योग कम मिलता है, इसी प्रकार स के स्थान पर ख पाया जाता है। और अड़े और ड दो नए व्यंजन विकसित हुई है, नए व्यंजन आए हैं अड़ और ड। आरंभिक हिंदी और पुरानी हिंदी के कुछ उदाहरण देखेंगे, कौन कौन से हैं। जयमन पवन, उदाहरण देख सकते हैं। जयमन पवन व सरचई रवि शशि नाई पवेश, तही बट चित्त बीमाम करू श्रेय करी अवेश। ये किसके द्वारा रची गई पंक्ति है, ये है सरप्पा के द्वारा रची गई पंक्ति है, तो देख सकते हैं। जयमन पवन व सरचई रवि शशि नाई पवेश, तई बट चित्त विषाम करू श्रेय करी उवेश। ये मुख्य है। इनकी पंक्ति देख सकते हैं, किनकी, सरप्पा की। अभी अगली पंक्ति देखें। एक अण किंजई मंत्रण तंत्र अणि धरणी लई कैली करत। ये मुख्य किनकी रचना की पंक्ति है, कणप्पा की। पंक्तियों को देखें, ये आ जाती है, आप नोट करके रखें। अगली पंक्ति कौन सी है। जीही दिसी दिसी तिमरई मिली आई, तीही दिसी जाई मिली आई। जीही दिसी दिसी तिमिरई मिली आई, तीही दिसी जा रही मिली आई। ये किनकी रचना की पंक्तियां हैं, पुष्पदंत जी की मुख्य रचना है। ठीक है, आज क्लास इतनी ही करेंगे क्योंकि आगे का जो अगला टॉपिक रहेगा वो कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। धन्यवाद।